इस दिशांतर में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की। 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की ओर से जारी किए गए सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें एसटी शिक्षकों के लिए पूर्ण रिजर्वेशन की पुष्टि थी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर इसको लेकर जुर्माना लगाया, जो सरकार के लिए रिजर्वेशन में 50% की सीलिंग को तोड़ना चाहते थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी इलाकों में स्कूलों के शिक्षकों के 100% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व करने के जनवरी 2000 के अविभाजित आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के आदेश को निरस्त किया। साथ ही संविधान पीठ ने अपने निर्णय में 1992 के इंदिरा साहनी फैसले को भी उसका हवाला दिया है। अब 152 पेज के इस फैसले में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और साथ ही साथ इस फैसले का इम्पैक्ट SC/ST रिजर्वेशन, प्रमोशन में आरक्षण या फिर दूसरे मसलों पर किस तरीके से पड़ने जा रहा है, ये समझेंगे हम आज अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। PK मल्होत्रा साहब हमारे साथ है, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अशोक कुमार भारती जी हैं, जो कि चेयरमैन है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन से। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। सिद्धार्थ बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और शुरुआत में अशोक भारती सर आपसे करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने जो अभी तक देखा है, ये जो फैसला है, इस फैसले में जो पेटिशनर था उसने कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय से इस बात के बारे में नहीं पूछा था कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। ये मुझे लगता है पेटिशनर की डिमांड से अलग जाके जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, ये 2 सवाल, बड़े मुख्य सवाल खड़ा करता है। पहला सवाल ये कि इस देश में, इन देश की सरकारों ने आजादी के बाद रेमेडीज टू कम्बाट अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन का एक तौर तरीका अडॉप्ट किया। उस तौर तरीके के तौर पर इस देश में आरक्षण एक उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले, आपको याद होगा चंपक दुराही राजन का जो केस था, वो इसी बात को लेके था। तो संविधान का पहला संविधान संशोधन इसी बात पर हुआ। 1977 में जो 77th अमेंडमेंट है, 77th अमेंडमेंट में भी ये बात तय हो गई कि रिजर्वेशन को लेके कोई इशू नहीं है। सारा का सारा मुद्दा अब इस बात पर आ रहा है कि अगर आप देखेंगे इंदिरा साहनी वर्सेस ऑल के बाद जब भी ये मुद्दा आया है, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन लागू होने से पहले इस देश में पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जब केंद्र सरकार में आरक्षण का मुद्दा आया, तब से ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात स्वीकार कर ली है कि हर स्तर पर आरक्षण होना चाहिए जी, तो सर्वोच्च न्यायालय इस बात की तफसील में जाने की बजाय जो सरकार का काम है, वो बार बार उस सिद्धांत के खिलाफ क्यों जबरदस्ती नो पीठ का जजमेंट है, जो इंदिरा साहनी वर्सेस एंड ऑल का जो जजमेंट है, वो 5 जजों से बड़ी पीठ का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने शेड्यूल ट्राइब पर क्रीमी लेयर को रद्द किया है। ये 5 जजों की बेंच है, ये कैसे बड़ी पीठ के सिद्धांत को नकार सकती है, ये हम सर्वोच्च न्यायालय से सवाल करते हैं। चलिए भारती जी, आपका मत है, लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थ मैं समझूंगा इस पूरे फैसले को, सबसे पहले अगर 3-4 बड़ी बातें, क्या ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर रहा है कि रिजर्वेशन जो SC/ST के लिए वहां पर क्रीमी लेयर के फॉर्मूले पर वो मोहर लगाता दिख रहा है, और दूसरा 50% की जो ब्रैकेट थे, क्या उससे बाहर जाने या उसके अंदर रहने को लेकर ये फैसला किस तरीके से नजर आ रहा है? सर, मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँगा कि नॉर्मली हर वो व्यक्ति जो रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट्स का एस्पेक्ट मानता है, वो इस फैसले से पूर्णतः अग्री करेगा।
ये फैसला अच्छा फैसला है। 5 जजेस का यूनानिमस ओपिनियन है कि रिजर्वेशन जैसा इंदिरा साहनी ने समझा वो बिल्कुल सही है। तो ये 5 जजेस की बेंच इंदिरा साहनी के 9 जजेस की बेंच को फॉलो करती है हर एस्पेक्ट, उसको कहीं भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। ये ओके। पहली चीज़। नेचुरली लार्जर बेंच को 5 जजेस की बेंच ओवररूल नहीं कर सकती है। उनके लगाए गए किसी भी सिद्धांत को यहाँ पे डाउट की नज़र से नहीं देखा गया है, उसको रिस्पेक्टफुली फॉलो किया है 5 जजेस ने। इसीलिए भाटी साहब ने जो बोला, मैं हल्का सा उससे डिसएग्री करता हूँ। पहले समझते हैं कि इशू क्या है। एक नोटिफाइड एरिया है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में, जहाँ पे बच्चों के स्कूल में टीचर्स की एब्सेंस का मुद्दा था। कंसर्न ये थी कि ऐसे इलाकों में जहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या एससीज और एसटीज आदिवासियों की है, वहाँ पे जो स्कूल्स खोले गए हैं, इन स्कूल्स में टीचर्स जाते नहीं हैं, एब्सेंटीज्म है रैम्पेंट और परमानेंट ऑलमोस्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का सल्यूशन आया कि उस इलाके में जो रह रहे हैं टीचर्स, उनके लिए 100% रिजर्वेशन दे दिया जाए टीचिंग पोस्ट के लिए। मतलब उन स्कूल्स में सिर्फ वहीं के रहने वाले एससीज और एसटीज ही टीचर्स अपॉइंट हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कहा, एक और बात बोली, कौन एससी और एसटी माना जाएगा इसका टेस्ट उस कानून में ये रखा गया कि वो व्यक्ति जिसकी फैमिली 1950 से पहले से रह रही हो उस इलाके में, जो डोमिसिलरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 1950 से पहले से रह रही हो उस इलाके में, उसी को हम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मानेंगे फॉर द पोजीशन ऑफ टीचर्स। दूसरी चीज़, अगर इसको रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें भी, तो वो एससीज और एसटीज जो उस एरिया में रहते हैं, जनरली वो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत मुश्किल हालातों में जीवन यापन है उनका। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके माँ बाप बहुत गरीब इलाकों से आए होंगे। ऐसे व्यक्तियों पर एलिजिबिलिटी की कंडीशन लगा दी कि वो पहले प्रूव करें कि उनकी फैमिली 70 सालों से वही रह रही है। कौन इतने पेपर्स रख पाएगा पिछले 70 सालों के जो ये प्रूव कर पाए कि मेरी फैमिली 1950 से पहले उस इलाके में आ गई थी। मान लीजिए 5% लोगों ने प्रूव भी कर दिया कि वे लोग 70 सालों से बतौर एससी एसटी उस इलाके में रह रहे हैं, तो हर वो व्यक्ति जो प्रूव नहीं कर पाया लेकिन एससी एसटी है, वो तो बाहर हो गया इस पूरे ब्रैकेट से। कोई एससी एसटी फैमिली जो 1951 से रह रही है, वो इस कानून के चलते डिस्क्रिमिनेट हो गई। ये प्रॉब्लमैटिक है। तीसरी बात, ये कहना कि एक बार एससी एसटी की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं प्रूफ की, इसको हटा भी दें, ये कहना कि स्कूल की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ट्राइबल्स ही ट्राइबल्स के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहा है। ये कहाँ से कहा जा सकता है कि कोई अपर कास्ट व्यक्ति या कोई अदर बैकवर्ड क्लासेस का व्यक्ति, उसको ये जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी कि वो जाके बच्चों को पढ़ाए? ओके सिद्धार्थ, डिस्क्रिमिनेशन परपेचुएट हो रहा है। ओके, ये एक्ट की प्रॉब्लम्स थी। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बस 1 मिनट में जो 5 बातें बोली हैं सुप्रीम कोर्ट ने, आपको जल्दी से बता दूं। पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है कि 100% रिजर्वेशन यहाँ पे किसी का फ़ायदा नहीं कर रहा था, इसलिए ये प्रॉब्लमैटिक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है ये कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स का एस्पेक्ट है, जैसा कि इंदिरा साहनी ने कहा है। दूसरी बात, रिजर्वेशन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का मेजर नहीं है, वो पावर शेयरिंग मॉड्यूल है कि स्टेट की गवर्नेंस में सब कोई पावर शेयरिंग करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने रीएम्फसाइज किया है। तो 5 जजेस की बेंच बेसिकली पुराने सारे जो हाल फिलहाल के जजमेंट्स हैं, जहाँ पे वो कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इकोनॉमिक इमेंसिपेशन होना चाहिए रिजर्वेशन के थ्रू, उन जजमेंट को बाय इम्प्लिसिट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ये बेंच, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, यही नहीं, जो 10% रिजर्वेशन आया है ईडब्ल्यूएस के लिए फ्रॉम जनरल कैटेगरी, उस
अमेंडमेंट की बुनियाद पे भी ये जजमेंट स्ट्राइक डाउन कर रहा है कि मैं उस पर भी आप आऊंगा उस पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ, जो आपने पॉइंट कहा इस फैसले के जरिए, और जो एक शंका या आशंका मैं कहूँ कि इस फैसले के साथ खड़ी हुई, जैसे कि मीडिया में खबरें आई मल्होत्रा सर कि रिजर्वेशन प्रमोशन में खत्म होता है SC/ST को लेकर भी, और ये साफ तौर पर कहता है, और ब्रैकेट जो 50% का था उसके बाहर जाने पर उसने रोक लगा दिया है। लेकिन जो सिद्धार्था कर रहे हैं कि जजमेंट में जो फाइन प्रिंट मैं कहूँ है, उसको अगर समझें तो ये वाकई इंदिरा साहनी के पुराने जो फैसले हैं उसको उस पर मोहर लगा रहा है, या उससे कहीं और एक दिशा या उसको ज्यादा मजबूती देता है आपकी नजर में? कविंद्र जी, मैं समझता हूं ये जजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें आज की तारीख में आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल जो है इसको सिर्फ लीगल एक्सपर्ट ही व्यू नहीं करते हैं, आम आदमी भी व्यू करता है, स्टूडेंट्स भी व्यू करते हैं, तो मैं एक आम आदमी की सरल भाषाएं बताना चाहूंगा। इसमें दो मुख्य बिंदु उभर कर आते हैं। पहला बिंदु जो उभर के आता है वो है, क्या 100% रिजर्वेशन किसी भी ग्राउंड के ऊपर मान्य है? और दूसरा बिंदु आता है कि जो उन्होंने डायरेक्शन दी है कि बिना SC/ST या OBC के लिए जो रिजर्वेशन किया गया है उसके कोटा को कम करते हुए, क्या उस कैटेगरी के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा चुके हैं और बेनिफिट उठा करके एक इकोनॉमिकली एक अच्छे सेक्शन में आ गए हैं, क्या उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, या उनको अलग करके वो लोग जिनको अभी तक इसका बेनिफिट नहीं मिला है उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए? मैं सोचता हूं ये दो बिंदु हैं, जो दो मेन विषय हैं, इनके ऊपर चर्चा की आवश्यकता है। जहां तक 100% रिजर्वेशन का सवाल है, इंदिरा साहनी के केस से कोई भी वेरिएशन इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने नहीं किया है, रादर इंदिरा साहनी की जजमेंट को फॉलो किया है। और सिर्फ इंदिरा साहनी ही क्यों, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के और ऐसे बहुत से जजमेंट आए थे। एक बालाजी का केस आया था, नागराज का केस था, राकेश कुमार का केस है, और भी बहुत सारी जजमेंट हैं जिसमें 50% जजमेंट का उन्होंने फॉर्मूला जो है, 50% रिजर्वेशन का फॉर्मूला जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि 50% सैक्रोसेंट है, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां 50% से रिजर्वेशन एक्सीड कर सकता है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश है या दूसरी है, वहां लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक है रिजर्वेशन। तो ऐसा कहना कि 50% सैक्रोसेंट है जरूरी नहीं है। कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसको लेकर के 50% का कोटा भी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक्सीड हुआ है। लेकिन जैसा कि सिद्धार्थ ने भी बताया, इस केस में एक पेक्यूलियर सर्कमस्टांस था। पेक्यूलियर सर्कमस्टांस क्या था कि हम 2000 के ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पास किया, जिसके ऊपर ये जजमेंट आया। लेकिन 2000 में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया उसका भी एक बैकग्राउंड है। उससे पहले 1986 में गवर्नर ने शेड्यूल 5 में जो उसको पावर है कि शेड्यूल्ड एरिया के लिए वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्होंने एक ऑर्डर पास करके 100% रिजर्वेशन उन सर्कमस्टांसेस में जो सिद्धार्थ जी ने एक्सप्लेन की है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, एक ऑर्डर इशू किया। वो भी चैलेंज हुआ था और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था कि केवल इस ग्राउंड पर, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, इस वजह से 100% रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वहां शेड्यूल्ड ट्राइब बहुमूल्य है, ऐसा नहीं है कि वहां शेड्यूल्ड कास्ट या दूसरे लोग नहीं रहते हैं, वो लोग भी रहते हैं। एक्चुअली ये 86 के ऑर्डर को 1987 में स्वयं गवर्नर ने थोड़ा मॉडिफाई किया, क्योंकि उनको उस समय ट्राइब्स के टीचर नहीं मिल रहे थे, कि उन टेम्परेरी बेसिस पे फिलअप किया जाएगा, और टेम्परेरी बेसिस पे जो फिलअप करेंगे, जब उनको शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट मिल जाएंगे तो उनको पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। इसको भी चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को भी नकारा था। तो मेन मुद्दा यह है कि 100% रिजर्वेशन को किसी भी सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन करता है। और क्यों करता है उसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स में इस रिजर्वेशन के इशू में कहा, या जितनी जजमेंट्स का मैंने अभी बालाजी का, नागराज का, राकेश कुमार का जजमेंट का रेफरेंस दिया है, उन सबको डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि इंदिरा साहनी के फॉर्मूलों को फॉलो करते हुए अगर हम 100% रिजर्वेशन करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। रिजर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, बाला, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज ए राइट ऑफ द पीपल, इट इज नॉट ए राइट ऑफ द इंडिविजुअल। 100% रिजर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, बाला, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट,
बट इट इज एन एफर्मेटिव एक्शन जो राइट टू इक्वालिटी से फ्लो करता है। हमें दो चीजों में डिफरेंस करना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट से फ्लो करता है, क्योंकि आप अगर उनके लिए एक एफर्मेटिव एक्शन लेते हैं तो वो एफर्मेटिव एक्शन से उनके फेवर में आप डिसीजन लेते हैं, और उसके लिए आपको कानून बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी कर सकते हैं, और यही सरकार ने भी किया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया कि इसको रिव्यू होना चाहिए। मैं समझता हूं पीछे ये प्रश्न कई बार उठ चुका है कि विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इस तरह के कुछ एक परिवार हैं, कुछ एक फैमिलीज हैं जिन्होंने ये बेनिफिट पिछले 70 साल से उठाया है। ये रिजर्वेशन जब किया गया था ओरिजिनली तो 10 साल के लिए किया गया था, और क्योंकि आज भी हमारे देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में एट्रोसिटीज होती हैं, इसलिए सरकार ने समय समय पर इस पर विचार करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया है और अब भी कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर उस कैटेगरी के अंदर बिना उनके कोटे को कम किए हुए अगर ये जो लोगों ने ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा लिया है उनको बाहर निकाला जाए, ताकि वो लोग जिनको अभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है उनको भी इसका बेनिफिट मिले, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। फाइनल डिसीजन लेने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव पर छोड़ दिया है, और अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो इस पे विचार करके जो भी नॉर्म्स हैं उसको चेंज कर सकती है। मैं समझता हूं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो की है वो मैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी समझता हूं, जो उन्होंने कहा है कि इसमें अभी तक चेंज नहीं हुआ और चेंज की जरूरत है, और वो ऑब्जर्वेशन बहुत ही रेलेवेंट है। एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं कोट कर रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू हैव द पॉलिटिकल विल to meet the challenges arising out of the reservation scenario wherein neither the list of those entitled have been reviewed nor the quota provision have come to an end. So ना तो उन्होंने कोटा खत्म करने की बात की है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि लिस्ट को रिवाइज करने की आवश्यकता है, लेकिन वो कार्य भी जो है